हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो एसएससी सीजीएल मेंस की जो सिलेबस है वो इस एक सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को भी देख के अगर इन सारे क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो एग्जाम है उसमें आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको एक पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है। ठीक है। तो बस हर एक चैप्टर से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ इजी है, कुछ हार्ड है, कुछ मॉडरेट भी है। तो पूरा फुल सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का सीजीएल मेंस के लिए जो है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और सिंगल वीडियो हो तो आपको पता ही है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। तो एफर्ट के लिए भी अगर अच्छा लगा होगा हमारा एफर्ट और हमारा बताने का तरीका तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। इवन आप हमारे एप्लीकेशन से भी नहीं जुड़े हो तो सिंपली जुड़ सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके सौरभ मैथ सर्च कर सकते हो। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि 1372 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि ताकि प्राप्त भागफल एक घन हो। यानी कि जो हमारे पास जो भागफल आएगा ना, ठीक है, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो बस कुछ भी नहीं करना। अगर हम डिजिट को देखें तो 1372 एक इवन नंबर है। तो ये अगर लास्ट वाले डिजिट को देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, यानी 4 से हो सकता है, 1 से हो सकता है। ठीक है। 6 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 से पहले चेक करते हैं। तो 1372 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 4 तिया 12। ठीक है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि 343। और हमें पता है 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ही हमने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज हम चाहते तो 1372 का फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास आता 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये 4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ बचा 7 का क्यूब। ठीक है। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक संख्या को 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो छोटी से छोटी संख्या सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। जो संख्याएं दी गई है ना, इसका एलसीएम ले लो। तो हमारे पास संख्या क्या है, 28, 42, 56। अब देखो, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास 168 आ जाएगा। अब एलसीएम जब हम निकाल लेते हैं ना, तो उस एलसीएम में क्या करते हैं ना, इस 11 को ऐड कर देते हैं। देखो, अब ऐड करते हैं तो हमारे पास 179 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखो, जो हमने एलसीएम एलसीएम हम क्यों लेते हैं, तो एलसीएम कॉमन जो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है, मल्टीपल आ जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर समझोगे ना, तो जो 168 है ना, ये एलसीएम, दैट मीन्स कि ये जो है 28 से भी डिविजिबल है, 42 से भी है और 56 से भी है। ठीक है। तो ये तो कट ही जा रहा है पूरा पूरा, बट क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 11 प्राप्त होना चाहिए शेषफल के रूप में। तो अगर हम इसमें 11 ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली जो है, अगर 179 को अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 168, तो 168 आ जाएगा और 11 हमारे पास शेष आ जाएगा। ठीक है। इसलिए हम इसे ऐड करते हैं। एक ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके रिक्वेरिंग डेसिमल का है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिया गया है 36.343 डिवाइडेड बाई 7 किसके बराबर है। तो अगर आप रिक्वेरिंग डेसिमल के पढ़े होगे तभी आपको पता चल पाएगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, दो तीन टाइप होते हैं। जैसे कि एक मैंने लिखा 0.8 पे बार, तो इसका मतलब होता है ना, ये जो है ना, यानी कि 0.888 ऐसे करके ना ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है। अगर वही चीज मैं लिख दूं कि 0.8, यहाँ पर 82 और 2 पे बार लगाऊं, तो इसका मतलब जिस पे बार लगा है ना वही सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर रिपीटेड होगा, 2 2 2 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। वही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 0.8232 और इस सब पे हम अगर एक बार लगा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 832, फिर 832 ऐसे करके ये रिपीटिंग होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो चीजें समझो कि जैसे कि अगर यहाँ पर अब इसको हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, तो ये वाली चीजें समझेंगे। ठीक है। 1 मिनट हो गया ना, मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं ना, देखो 8 पे बार है ना, 8 को ऊपर लिखेंगे और बार है एक संख्या पे तो 1 9 आएगा। ठीक है। अगर वहीं अगर दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पे क्या है ना कि
टू पे बार है, बट संख्या हमारे पास 82 है, तो हम 82 तो लिखेंगे ऊपर में, नीचे में 9 लिखेंगे, और जो संख्या पे बार नहीं है ना उसके लिए 0 लिख देंगे, ठीक है। और जो संख्या पे बार नहीं है ना उसको इसमें से माइनस भी कर देंगे, यानी कि 8 पे बार नहीं है तो 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, बेसिकली। और अगर अगर थ्री वाले का यानी थर्ड वाले टाइप की अगर बात करो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 832 तीनों पे बार है तो 999 लिख देंगे, सिंपल यही होगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है, क्या दी गई है, 36.34 3 और 4 3 पे सिर्फ बार है, तो यहाँ पे और डिवाइडेड बाई क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ 4 3 पे बार है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है ना, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 6 3 4 3 डिवाइडेड बाई दो संख्या पे बार है यानी कि 99, और एक उसके पहले एक संख्या जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए 0, माइनस हम कर देंगे, माइनस क्या करते हैं, जो पहली संख्या जिस पे बार नहीं होती है यानी कि 3 3 6 3, ठीक है, ये पूरी संख्या को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरी संख्या ले रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम इसके माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा, सॉरी 6 जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, तो ये 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 डिवाइडेड बाई 9 9 0, और एक इसका 7 का 7 यहाँ पर, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाए, 7 से इसे काटे तो 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 एकम 7, 2 7 चौका 28, 514/99, और इसको जब हम डेसिमल में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है, 5.191919 ऐसे आएगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 5.19 पे पूरे 19 पे बार, क्योंकि 1919 रिपीट हो रही थी इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 72 और 8 है, तो इनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि यहाँ 8 है, ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम एलसीएम सॉरी मैं गलती लिख रहा हूँ, यहाँ पे LMC लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये एलसीएम इनटू में HCF फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास 72 है और 8 है, और इधर भी 72 है, दूसरा संख्या पता नहीं है, तो ये 72 से 72 चला गया तो 8 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि कहाँ गया, यहाँ पर है 3 घंटिया 40 60 120 सेकंड के अंतराल पे बजती है, यदि वे सुबह 9 बज के 11 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ किस समय बजेगी, तो कुछ भी नहीं करना होता इस टाइम में, आपको जो भी अंतराल दी गई होती है ना कितने कितने सेकंड पे, उन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि एलसीएम हमारा किसका किसका आएगा, 120 40 और 60 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, अब 120 सेकेंड है, इसे अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब 2 मिनट हो गया, 9 11 में बजी थी तो 2 मिनट बाद यानी कि 9 13 में फिर से बच जाएगी, ठीक है, एक साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे है, इसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे सॉल्व करेंगे। देखो पूरा सिलेबस आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि मार्टिन जो है ना अपने वेतन का 13%, ठीक है, मार्टिन जो है अपने वेतन का 13% जो है विजुअली चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को, 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठन को, और वेतन का 16% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करते हैं, ठीक है। वेतन के शेष राशि 34,245 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर दी गई, यानी कि इतने देने के बाद, यानी कि आप समझ रहे हो ना, ये जो परसेंटेज है ना हमारे पास यहाँ पे जो परसेंटेज देख रहे हो 13 12 14 और 16, यानी कि 12 25 39 40 6 45 55, यानी कि टोटल जो है ना वो 55% जो है दान करने के बाद उसके पास जो बचता है वो पैसा जो बैंक में जमा करता है वो है 34,245। तो हमें चाहिए यहाँ पर टोटल इनकम क्या है, तो टोटल इनकम के लिए हमें पता है कि टोटल इनकम 100% होता है, ठीक है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि 55% खर्च हो गया तो बचा कितना, 45%, ठीक है। अब 45% जो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास क्या दिया गया है ना कि 34,245 रुपये जो जमा करता है, तो
अब यहाँ पे अगर हमें 100% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से वैल्यू? तो यहाँ से सिंपली हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि 34,245 डिवाइडेड बाई 45 और मल्टीप्लाई बाई 100, जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंट, फाइनल मतलब कि टोटल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा, तो 9 से अगर हम काटे तो 9 × 27, ठीक है, 7 9 8 72, जीरो, 9 × 5 = 45। ये 5 बार में गया, इसे काट देंगे तो 7 × 5 = 35, तीन, ठीक है। तो यानी कि 76 नहीं 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 नहीं, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कैसे काटा मैंने यहाँ पर? एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गया है। 9 से काटे हैं ना, तो 9 × 27, 7 × 72, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45। ये जीरो नहीं आएगा, वही मैं कह रहा था, जीरो मैंने लगा दिया था। 9 × 5 = 45, तो ये जो हमारा आएगा ये 761 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 76,100 उसकी जो है ना टोटल इनकम है। अब 76,100 है, वो पूछा हमसे कितना, क्या पूछा है कि अनाथालय को दान की गई, तो अनाथालय को कितना दान किया है? 12%। तो बस 76,000 का 12% निकाल लो, यानी कि डबल जीरो तो चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डबल जीरो चला गया तो ये आ जाएगा 76, 10 से 2, 14 × 12, 7 × 14, 1 15, ऐड कर दो, 2 3 11, 1 7 1 8 1 9, यानी कि 91 32 रुपए जो है वो अनाथालय पे खर्च करता है। सॉरी, ये 93 32, मैं इस पे क्यों लगा रहा हूँ? 91 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी होती है, यानी कि एक साल बढ़ती है, दूसरे साल घटती है। तो 2000 में वृद्धि होती है, और ये जो है 2003 में जो है, यहाँ पर वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी और क्या हुआ, ठीक है, ये बताना है हमें। तो बेसिकली अगर हम समझें तो 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 10/100, ठीक है। तो हम इसे काटेंगे तो 1/10 कह सकते हैं कि अगर 2000 की शुरुआती में ना हमारे पास 10 था, तो वो 2001 में ना वो क्या हो गया होगा? 11 हो गया होगा। अगर वही हम 2002 की बात करें तो इस 11 का ना वो 10% घटा होगा, तो 11 का 10% घटेगा। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर इसका आप 10% निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर ये 10 है ना, तो 10% अगर निकालोगे, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 2000 में ये 2000 में 10 था, तो 10 से 2001 में 11 हो गया। अब 11 का 10% निकालोगे, यानी कि 90/100 करोगे इसे, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये आपके बचेगा 99.9। सिमिलरली 2003 में क्या होता है कि फिर 10% बढ़ता है, तो 9.9 का हम क्या करेंगे? 110 निकालेंगे ना। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो हमारे पास पता चल पाएगा कि ये आ जाएगा 10.89, ठीक है। तो 2003 में हमारे पास 10.89 आया है, और 2000 में हमारे पास 10 है, तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि वृद्धि हुआ है कितने का? 0.89 का। कितने पे? 10 पे गुने 100। तो यहाँ से अगर हम काट दें तो हमारे पास पता चलेगा कि 8.9% की क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है। तो 8.9 की वृद्धि हुई है, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या में। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि एक स्कूल में की कक्षा एक्स में 800 छात्र हैं, ठीक है। उनमें से 51 छात्र अंग्रेजी में, 48 छात्र जो है अर्थशास्त्र, और 34% छात्र जो हैं वो हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। अच्छा, ठीक है। 15% छात्र अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। 10% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, और 13% छात्र जो हैं वो अर्थशास्त्र और हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। तो उन तीनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो? अब हमें बताना है ना कि मिनिमम एक विषय में उत्तीर्ण हो। वैसे स्टूडेंट की संख्या बताना है जो तीनों सब्जेक्ट में से वो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। मतलब तारीखें तो आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, बट मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जिससे कि इजीली आप समझ पाओगे। हम क्या करेंगे ना कि स्टूडेंट को हम मान लेंगे कि हम मान लेते हैं कि तीनों विषयों में ना अगर देखा जाए तो X% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। हम एक्स मान लेते हैं कि तीनों विषयों में X% छात्र जो है ना वो पास हो रहे हैं। तो जब X% छात्र पास हो रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे
X% हमारे पास छात्र जो हैं वो पास हो रहे हैं, तो जो केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में हो रहे होंगे, ठीक है, तो वो कितने परसेंट, वो कितने परसेंट छात्र होंगे? तो हमें सिंपल पता है कि 1% छात्र जो है ना, वो सभी विषय में पास हो रहे हैं। तो अगर हम 15 में से x माइनस कर देंगे तो वो हो जाएंगे। तो यहां से हमने मान लिया कि X% छात्र पास इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब हमें यहां से देखना है क्या है कि इंग्लिश, ठीक है, एंड इंग्लिश के बाद में एक है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इको में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? तो 15 में से अगर हम x माइनस कर दें तो इतने परसेंट छात्र पास हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि अंग्रेजी, इंग्लिश और हमारे पास क्या है, इंग्लिश और हमारे पास है इंग्लिश और हिंदी, यही है ना दूसरा, हाँ, हिंदी। तो हिंदी में हमारे पास कितने हो रहे हैं? तो इसे हम देखेंगे तो 10 माइनस एक्स कर दे तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएंगे 10 - x%। ठीक है, क्लियर? लास्ट वाले हमारे पास क्या कहते हैं कि 13% छात्र अर्थशास्त्र यानी कि इको एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? तो भैया ये 13 - एक्स इसलिए माइनस कर रहे हैं ना कि क्योंकि एक्स ऑल सब्जेक्ट में पास किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल पाता है। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज और दिखना है कि जो छात्र केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं उनको हमें निकालना है यहाँ पर। तो अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण होते हैं तो उसके लिए पहले ही दिया हुआ था ना कि अंग्रेजी में जो पास होते हैं वो 51% पास होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 51% पास होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो ओनली जो है ना इंग्लिश में जो पास करते हैं वो हमें स्टूडेंट निकालते हैं यहाँ पर। तो वो कितने हो जाएंगे? तो देखो 51 तो पहले से दिया हुआ था। ठीक है, 51 माइनस 15 और माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है इंग्लिश, इंग्लिश वाला देखो इसमें इंग्लिश है और इसमें इंग्लिश है, यानी कि फिर हमारे पास 10 और माइनस का एक्स और एक्स एक जो सब में पास किया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम क्लियर करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 10 25, 25 माइनस कर देंगे तो ये 26, और ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस, जस्ट वेट, सॉरी, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला नहीं काटते हम, ये वाला और ये वाला काट देते हैं तो 26 प्लस हमारे पास x% आ जाएगा जो ओनली क्या है, इंग्लिश में पास हो रहे हैं। सिमिलरली हम इको वाले को यानी हिंदी वाले को ले लेते हैं, हिंदी में कितने पास हो रहे हैं? तो देखो हिंदी वाला को लोगे तो हिंदी में हमारे पास दिया गया है ना कि 34% हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 34 माइनस हमारे पास हिंदी किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो यानी कि 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स। ठीक है, फिर -13 और फिर एक्स और इसका माइनस, तो एक एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा परसेंटेज है। ठीक है, तो 34 में से हमारे पास कितना माइनस हो जाएगा? ये 25, तो हमारे पास क्या बचेगा? 11 + x%। क्लियर है? ये हिंदी बचेगा। उसी तरह सिमिलरली हम इको का भी निकाल लेंगे। तो इको का अगर देखोगे तो कितना था? इको का 48% था। 48 में से अगर माइनस कर दो, यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, 48 में से माइनस करोगे तो इको का ये है और ये है, तो यानी कि 15 और 3, मतलब 28, राइट? तो 20, यानी कि इको का हमारे पास आ जाएगा ये 28 माइनस कर दो प्लस एक्स कर दो। ठीक है, तो यानी कि 20 + एक्स हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ इकोनॉमिक्स का। समझ पाए? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये चीजें तो हमने फाइंड कर ली कि अलग अलग इंडिविजुअली हमने इंग्लिश, हिंदी और इको की हमने फाइंड कर ली। अब समझेंगे हम क्या है यहाँ पर कि हमारे पास क्या दिया गया है ना कि एक चीज समझो, जो टोटल परसेंटेज पास होंगे वो तो 100% होगा, यानी कि सभी विषय में जो पास हो रहे हैं छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? 100% होगी ना। तो 100% छात्र की संख्या होगी और हमारे पास आया कितना कितना है? सो आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास आया है 26 + x। मैं कहाँ पे लिखूँ, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 + x, ठीक है, +11 + x प्लस यहाँ पे हमारे पास 20 + x। ठीक है, और अगर आप देखोगे एक तो हमारा क्या कहा था, 15 - x, यानी कि सिर्फ इंग्लिश में हमने निकाला था ना। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी वाला ये वाला, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 15। ठीक है, 15 - x प्लस यहाँ पे 10 - x और माइनस प्लस में हमारे पास 13 - x, और एक हमारा x प्लस का जो हमारे ऑल सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 100। 100 हो जाएगा ना। क्लियर है? तो परसेंटेज हम हटा देते हैं, सॉरी सॉरी ये 13 था।
13 - x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, ये परसेंटेज हम हटा देते हैं तो 100 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x 2x हुआ, और ये 3x हो गया, ये माइनस का है। 1x 2x और 3x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, 15, सॉरी 26, 11, हमारे पास 37, 20, 57, ठीक है। 57, 3, 60, 10, 70, और यहाँ पर 80 और 5, 85, 10, 95, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 95 + x आ गया है, ठीक है। और इज इक्वल टू 100 है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे 100 - 95। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो हमने x को परसेंटेज माना था ना, x%, तो x% मतलब 5%, ठीक है। यानी कि सब सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट, मतलब हमने क्या माना था कि x% पास इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि 5% ऐसे कैंडिडेट हैं जो सभी विषयों में पास हो गए हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 800 हैं। तो 800 का 5% कितना आ जाएगा, 800 का 5% निकालो, तो 5% हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल जीरो चला जाएगा, यानी 40। तो 40 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सभी विषय में पास है, तीनों विषय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इलेक्शंस बेस्ड है। क्या कहा गया कि दो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के बीच जो है ना एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले, दिए विजेता डाल दिए, ठीक है। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं ने में से 45% वोट मिले और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 280 वोट अधिक मिले। सूची मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो देखो, इसको कुछ भी नहीं करना। अगर आप देख लो कि टोटल जो सूची मतदाताओं पूछ रहे हैं ना, इसको आप एक्स मान लो। तो अगर एक्स मानोगे तो जो विजेता को मिला उसे कितना मिला, 45x/100, यही मिला ना परसेंटेज में। तो अगर हारे हुए वोट को प्राप्त करे, हारे हुए को प्राप्त वोट कितना हो जाएगा, बताओ। तो एक्स में से अगर टोटल एक्स है, एक्स में से अगर इन सारे को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हारे हुए को वोट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20% ने वोट नहीं डाला, ठीक है। 20% ने वोट नहीं डाला, तो डाला किसने, कितने ने, तो डाला 80% ने, ठीक है। क्लियर है। अब 80% ने यहाँ पे वोट डाला, 80% ने। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि ये जो है, यहाँ पर 80% ने वोट डाला, और वो जो विजेता है उसे 45% वोट मिला। तो जब विजेता को 45% वोट मिला होगा, तो जो हारा होगा उसे कितना परसेंट वोट मिला होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो 45% जब उसको मिला होगा तो हारे वाले को कितना परसेंट मिला होगा, बताइए कितना परसेंट मिला होगा। तो कहीं ना कहीं हारे वाले को ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हारे वाले को कितना मिला होगा भैया। अगर 80% वोट पड़ रहा है तो उसको कितना मिला होगा, 35% ही मिला होगा ना, ठीक है। और क्या हुआ ना कि 80 मत डाले ही नहीं गए, तो जो ये 280 मत से हार रहा है उसमें से हम 80 माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल में ये 200 मत से ही हार रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दिया। ये वाली नहीं लगेगी इसमें आपका मेथड। यहाँ पर हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या था ना, सिंपल सा चीज था कि वैलिड वोट का ना, मतलब 80% वोट पड़ा, बस 80%। तो जो विनर है और एक लूजर है, तो विनर को कितना मिला है, 45। तो कहीं ना कहीं लूजर को 35% मिला होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 10 का है। अच्छा, 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, ये 280 है, बट 80 खाली गए हैं ना, तो इसमें से 80 माइनस कर दो तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी कि एक वोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100% की 20,000 आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास 20,000, सॉरी 20,000 में कह रहा हूँ, 2,000, ठीक है। 2,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। आई थिंक डी होना चाहिए सही। मैं कुछ और निकालने लगा था, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके हैं। खैर, आप एक बार जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि कॉफी के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति अपनी कॉफी की खपत
4.5% कम कर देता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत तो परिवर्तन होता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे। अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना कि 35% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है यदि एक व्यक्ति अपनी कॉफी की खपत में 4.5% की कमी कर दे, तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक 35% वृद्धि होती है, फिर 20% कमी होती है। तो अगर बढ़ा हुआ पहले अगर 100 रुपए था, ठीक है, अगर पहले का, अगर ओल्ड प्राइस देखो या इनिशियल प्राइस देखो, ओल्ड प्राइस में लिख देता हूं। अगर ओल्ड प्राइस कॉफी की देखो तो 100 रुपए अगर था, तो जो न्यू प्राइस होगा वो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा ना 100 का, ठीक है, 35% बढ़ रहा है तो 135/100, फिर 20% घट रहा है तो 80/100। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 20 चौका 80, 20 25 100, इसे काट दो, 5 दूना 10, 3 5 7 35, 27 × 4, राइट। तो 108, यानी कि नया जो प्राइस है वो 108 रुपये हो गया है कॉफी का। ठीक है। तो अगर पहले वो एक इकाई, मतलब 100 रुपए में ना वो एक इकाई खपत कर रहा था, तो उसमें कहा गया है ना कि अब 4.5% कमी कर दी गई है। तो नई खपत जो है आपकी, वो कितनी हो जाएगी, नई खपत हो जाएगी ना आपकी 4.5% घटाने पे एक इकाई का, अगर आप 4.5% घटाओगे तो नई खपत हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू कंजप्शन हमारे पास आ जाएगा 95.5 अपॉन में 100, यही आएगा ना। तो ये नई खपत हो जाएगी। अब प्राइस नया निकालना है तो आपको पता है कि इसकी प्राइस कितनी पड़ रही है, 108 रुपये। तो यहाँ से आप निकालो 108 रुपये को। तो जैसे ही इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक जीरो इधर भी आ जाएगा। कैलकुलेशन इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, ठीक है, या आप ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स करके। सिंपल मैं इसे अगर गुना कर दूं तो हमारे पास आ रहा है ना 103.14, ये आ रहा है हमारे पास। तो पहले 100 रुपये प्राइस था, अब 103 रुपये, 4 रुपये खपत के बाद 103 रुपये 14 पैसे हो गए। तो डिफरेंस कितना आया, 3.14 का, 1 4 का आया ना डिफरेंस। अब ये डिफरेंस आया, इस पे 100 × 100 तो कितना परसेंट हो गया भैया, 3.14%। इसी की तो क्या हुई, परिवर्तन क्या हुआ, बढ़ गया ना, तो वृद्धि हुई। ठीक है, समझ में आया। तो वृद्धि हो गई 3.14% की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और एफर्ट को बस सराहिएगा। और क्या, एक थैले में 11:13:12 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 725 रुपए है तो 3 रुपए के मूल्य के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ हमें बताना है जो 3 रुपए वाले जो सिक्के हैं ना उनकी मूल्य क्या है। तो सिंपल सा चीज है कि अगर आप देखोगे तो ये 3 रुपए हैं, ठीक है, ये 4 रुपए हैं और ये हमारे 5 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है, 11 है, 13 है और ये 14 है। ठीक है, अगर टोटल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52, राइट। और इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 14×5 = 70, यही आएगा। तो अगर आप इसे ऐड कर दो और इन सब को, यानी कि 33 प्लस 52, राइट, 52 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 70 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 725 रुपये, यही तो दिया गया है ना। ठीक है, 725 दिया गया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है, 7 5 12 3 15, 155 आएगा। मैं सही जोड़ रहा हूँ, 7 5 12, ये 14 है ना, नहीं अच्छा 12 है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 12 है। तो ये 70 ना होके ये 60 होगा, तो ये 55 ना होके 45 हो जाएगा। ठीक है, 145 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 725 दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि 145 की वैल्यू 725 की दी गई है, यानी कि इससे 5 गुना ज्यादा। तो एक एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगी। हमसे पूछा किसकी गया है, तो पूछा गया है हमसे
3 रुपए वाली। तो तीन कितना है, 11 है ना, तो 11 × 5 दैट मीन्स 55, यानी 3 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 55 है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है यहाँ पर कि PQR, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि PQRS ने क्रमशः A B C और D निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, ए का 8 गुना, बी का 4 गुना के बराबर है। ए का 8 गुना बी के 4 गुना के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, सी का 8 गुना डी के 7 गुने के बराबर है। यदि एक वर्ष बाद क्यू का कुल लाभ हिस्सा एस के लाभ हिस्से से 7440 रुपये अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि पी का लाभ हिस्सा आर की तुलना में कितना कम है। ये आपका मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसे आप देखोगे तो सिंपल सा ए बी सी की हम यहाँ पे रेशियो अगर निकालें तो देखो, ये कहा क्या गया ना कि ए का 8 गुना, ठीक है, बी के 4 गुने के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 8A = 4B। तो अगर यहां से देखोगे तो 4 दूना 8, तो डेट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि A/B हमारे पास क्या आ गया, 1/2 के, ये दो इधर आएगा, यहाँ पे दो है ना, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली कहा गया है ना कि यहाँ पर बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। अब देखो बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि B/C = 5/4, ये कह सकते हैं ना। उसके बाद में कहा कि सी का 8 गुना डी के 7 गुने के बराबर है, तो सी का 8 गुना डी के 7 गुने के बराबर है, तो हम C/D क्या कह सकते हैं, C/D हम कह सकते हैं 7/8, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो कि A B C और D, इन सबको अगर आप बराबर करो तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, हमें कॉमन लेना है इनमें से B, ठीक है, इनमें से ये B आ जाएगा कॉमन, ठीक है, और इनमें से ये C आ जाएगा कॉमन, ये आएगा ना। तो इसे कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे B 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे C 4 है और यहाँ पे 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए। सिंपल हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसे हम बना देंगे ABC का, है ना। तो अगर दो को देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पर अगर इन सब को, जैसे इन सब में ना आप कॉमन, जो भी यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये वाली जो रेशियो बन जाएगी वो 35 रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी, 70। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आपको, तो हमें करना है किसको, ये 7 है और ये 4 है, ठीक है, ये 7 है और ये 4 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को बराबर करें, तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलता है, तो हम 7 के पारा में भी 56 आता है और 4 के पारा में भी 56 आता है, ठीक है। आप लोअर साइड भी जा सकते हो, ठीक है, आप हायर साइड भी जा सकते हो, कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर 56 बनाने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 है ना, तो 14 × 4 = 56, तो 14 × 25 क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 70 है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो ये 14 × 4 = 56 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पता है कि 7 × 8 = 56 होगा, राइट, तो ये 56 हो जाएगा और 8 × 8 = 64 हो जाएगा, यही होगा। तो अब हम क्लियरली लिख सकते हैं A/B/C/D हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 रेशियो, हमारे पास आ जाएगा 35/70/56/64। अब यहां तक हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, दिया क्या गया है, सो आगे आगे बढ़ो। कहा गया है ना कि एक वर्ष यदि एक वर्ष के बाद क्यू का लाभ हिस्सा, कुल लाभ हिस्सा एस के लाभ हिस्से से इतना रुपए अधिक है, यानी कि दोनों के डिफरेंस की बात कही गई है। तो क्यू किसका है, क्यू यानी कि बी वाले पार्ट का है ना, बी वाले पार्ट का। और बात कहा जा रहा है एस यानी कि लास्ट वाले, यानी कि बेसिकली बी और डी का यहाँ पर डिफरेंस देखना है। तो बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देखोगे बी है 70 और डी है हमारे पास 64, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी दी गई है, 74/40, ठीक है, 74/40 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हम जानते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1240 आ जाएगी, ठीक है, 1240 आ गए।
ये तो आ गया एक यूनिट का वैल्यू। अब हमसे पूछा है, ये भी गया है ना, तो इस तरह से ज्ञात कीजिए कि पी का लाभ हिस्सा आर की तुलना में कितना कम है। तो देखो पी और क्यू के बारे में कहा जा रहा है, तो पी हमारा ए हो जाएगा और आर तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो पी और सी का देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 56 है और ये 35 है, तो 56 में से 35 चला जाएगा, कितना इकाई आ जाएगा, 21 इकाई। और एक यूनिट की वैल्यू इतनी थी, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 गुने 1240, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 गुने 1240 करने पे 26,040 ये रुपए आ जाएगी। तो यही हमारे पास आंसर आएगा, तो 26,040। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है, सॉरी ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष थी। परिवार में एक और बच्चे शामिल होने पर नया औसत उस परिवार के सदस्यों की 5 वर्षों की पूर्व औसत आयु के बराबर हो जाती है। तो बच्चे की आयु कितनी है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन में, आपको क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी गई थी, 22 दी गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि आयु का योग क्या होता है, औसत इंटू परिवार के सदस्यों की संख्या होती है। तो 27 यहाँ पर अगर देखोगे 4 सदस्य थे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है 22 वर्ष थी, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे वर्तमान में परिवार के 4 सदस्यों की कुल आयु निकालोगे तो 27 गुने 4, राइट। समझ में आया, क्योंकि 22 ये और 5 आपका एक बच्चा जो आपका आया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 27 गुने 4 जो कि 108 हो जाएगा, न्यू जो आपकी होगी करेंट में सभी की वर्तमान आयु हो जाएगी, सम, ठीक है। तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु तो 22 × 5 = 110 हो जाएगा, ठीक है। 22 × 5 = 110 हो जाएगा ना, क्लियर है। तो 110 आपका 22 × 5 दैट मीन्स कि 110, क्लियर है। और पहले उसके बाद में 108, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो 2 वर्ष यहाँ पर का बच्चा होगा, यानी कि जो बच्चा आया था ना उसकी एज 2 वर्ष होगी, क्लियर। यहाँ पे आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है यहाँ पर कि a + b × a - b² कॉमा बी प्लस सॉरी a + b² / a - b का मध्यानुपाती बताइए, ठीक है। तो मध्यानुपाती तो आपको पता है ना कि रूट अंडर क्या करते हैं, बी ए बी करते हैं ना, रूट अंडर ए बी ही करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो बस यहाँ पर अगर आप देखो तो रूट अंडर ए बी करेंगे, यानी कि आप देख सकते हो कि a + b, ठीक है, और यहाँ पर a - b² ठीक है, होल क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पर देखो नहीं मल्टीप्लाई करते हैं ना ए बी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, a + b² और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा a - b, यही आएगा ना। तो बस इसका मध्यानुपाती निकालना है, रूट अंडर। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं हम करेंगे, करने के बाद हमें पता चलेगा क्या, कि हमारे पास रिजल्टेंट के रूप में क्या मिल रहा है। तो रिजल्टेंट के रूप में हमारे पास आ जा रहा है a + b इंटू में, अगर देखो तो a - b² ठीक है। और इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से समझना। जैसे ये है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a - b² फिर a - b, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो इस वाले को एक साथ लिखो, इस वाले टर्म को अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को अगर हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे भी हम वही लिख सकते हैं कि a + b² लिख सकते हैं, इंटू में a + b, और फिर इंटू में a - b, ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज मिल रहा होगा कि हमारे पास एक टर्म मिल रहा है, वो टर्म क्या मिल रही है यहाँ पर, ये ये तो हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि a - b⁴, ये सारा रूट अंडर में है, ठीक है। पावर 4 इंटू में प्लस वाला टर्म मिल रहा है, तो a + b⁴, क्लियर है।
अब यहाँ से फोर फोर का पावर चला जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही आएगा ना। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि एक यहाँ पे है कि एक जोड़े पति पत्नी की कुल मासिक वेतन 2 लाख है। उनका वेतन 5:3 में के अनुपात में है। पति और पत्नी के वेतन का क्रमशः यदि पति और पत्नी अपने वेतन का क्रमशः 40% और 20% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्या है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, उनके कुल मासिक वेतन बताया गया है, ये नहीं इंडिविजुअली नहीं बताया गया है कि किनके क्या वेतन है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मासिक वेतन की बात करो तो कुल वेतन यहाँ पे कितना है? कुल वेतन जो है वो हमारे पास है 2 लाख। ठीक है। 2 लाख है। अब 2 लाख वेतन है, तो अगर यहाँ पे हस्बैंड और एक हमारे हैं वाइफ है, तो हस्बैंड की कितनी है? 5x और वाइफ की 3x, यही है। क्लियर। अब हस्बैंड और वाइफ अगर इन दोनों को मिला दो तो 8x आती है। 8x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 2 लाख। ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगा, 5 का 20, यानी कि 25 बार में चला जाएगा तो 25,000 रुपये। क्लियर है। तो 25,000 आएगा, तो पति का कितना हो जाएगा यहाँ पर? हस्बैंड का हो जाएगा 75,000। ठीक है। इसको 25 से गुना कर दो, 25,000 से, तो यहाँ पे ये 75,000 आ जाएगा। और ये भी सिमिलरली हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको भी 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा 25 पच्चे 125 ना, 1,25,000 यही आएगा। एक आएगा हमारे पास 1,25,000 और एक आ जाएगा 75,000, दोनों मिलके हमारे पास हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है। तो ये हो गई पति पत्नी की, हमने मासिक वेतन निकाल लिया। अब कहा गया है ना कि इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि खर्च करते तो उनकी बचत, तो बचत पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे पत्नी जो खर्च करती है और पति, यानी कि पति जो है वो 40% खर्च करते हैं तो 60% बचाते हैं। तो बस 1,25,000 का 60% निकाल लो। ठीक है। 1 लाख, आ गया कर्सर यहाँ पे, 1,25,000 का 60%। ठीक है। और यहाँ पे 75,000 का 80%। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना देगा? 25। ठीक है। मतलब 125 है। क्लियर है। 60% निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75,000। ठीक है। और इसका निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, यानी कि ये आ जाएगा 60,000। ठीक है। तो ये 60,000 आ जाएगा और ये 75,000 आ जाएगा। तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे और काट दो, 15 से भी काट देंगे ना, 15 पचे 75, सॉरी, 15 पचे 75, 5, और ये 15 चौका 60, यानी कि 5:4। बचत जो है उनकी 5:4 में होगी। ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो स्क्वायर रूट, अगला चैप्टर है हमारा स्क्वायर रूट। तो बस जस्ट वेट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, तो दिया गया है हमारे पास कि 0.081 डिवाइडेड बाई 0.0, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, का वर्गमूल क्या होगा, यही पूछा गया है। तो क्या होगा इसका वर्गमूल? चलो लेट्स फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखोगे, मैं थोड़ा पेन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि 0 पॉइंट, अगर इसका होल रूट कहा गया है कि वर्गमूल, तो मैं पहले वर्गमूल कर लेता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ। अगर 0.081 को देखा जाए तो आप इन इन दोनों को क्या लिख सकते हो? इसमें से आपका ये जो है ना कैंसिल आउट होके क्या बचेगा हमारे पास? ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 81। ठीक है। डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई ये आपका बचेगा 484 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है। क्लियर है। 625। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका बचेगा
क्या दिया गया है, 12.5, राइट। तो 2.5 यानी कि हम इसको 25 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया 121। ठीक है, तो ये 625 था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास पता चलता है कि ये क्या दे देता है, सिंपल 9, 8 मल्टीप्लाई, ये 484 किसका होता है, 22 का होता है, आई थिंक 22 का ही होता होगा ना। हाँ, 484 था आपका, 22 का होता होगा। तो 22, यहाँ पे 625, 25, और यहाँ पे 5, और ये 11। अगर इसको अगर सॉल्व सॉल्व करो तो ये 5 5 बार में चला जाएगा, और कुछ घटेगा, यहाँ पे ये चला जाएगा 4, ये 11, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 बटा आपका क्या बचेगा, 20। 9 बटा 20 बचा ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9 बटा 20, दैट मीन्स कि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.90 आ गया ना, तो 0.45, 0.45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.45 हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि रूट अंडर 19 का वैल्यू ये है, और रूट अंडर 190 का वैल्यू ये दिया गया है। तो रूट अंडर 1.9 प्लस रूट अंडर 1900 प्लस रूट अंडर आपके 0.019 का मान किसके बराबर है। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जीरो, देखो 1.9, रूट अंडर 19 की वैल्यू दी गई है 4.35। ठीक है, और बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है, सो देखो, अब इस चीज के लिए ना आपको हमें करना क्या पड़ेगा कि देखो 190 के लिए तो दिया गया है वैल्यू ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू सेपरेटली। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास पूछा गया है ना 1.9, तो रूट अंडर 1.9 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 1.9 को अगर यहाँ से, ये 90 है ना, तो यहाँ से अगर आप हटाओगे इस पॉइंट को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/90 अपॉन में 100, यानी कि इसे आप काट सकते हो। तो काटने के बाद जो आपका ये आएगा, या मत काटो, ठीक है, 190 है ना, तो इसको रहने देते हैं। तो ये रहेगा ना, तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और इसका जो है ना 13.78 करके ये 10 डिवाइडेड में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। तो 1.9 की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर यहाँ से अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू, अगर इसे और शॉर्टेज करना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1.378, ये आ गया इसकी वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास 1900 है, तो रूट अंडर 1900, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 19 इंटू में 100, यही कर सकते हैं ना। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि 19 रूट का वैल्यू हमारे पास दिया गया है ये। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ना 4 यानी कि रूट 19 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4.35, और 10 की 100 का 10, यानी कि ये आ सकता है 43.5। क्लियर है, तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर लिए। अब एक तीसरी वैल्यू हमारे पास 0.019, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका रूट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1378। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को ऐड कर दो, यानी कि इसको, इसको सबको ऐड करो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.378 प्लस 43.5 प्लस 0.1378। इन सबको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 450158, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो है 2 वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, रूट अंडर 7 प्लस में रूट अंडर 63 प्लस में 2 रूट 14 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 28 प्लस 2 रूट 112 माइनस रूट 63, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अभी इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 7, ठीक है, रूट अंडर 7, और इसको हम लिख सकते हैं 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 से 63, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस
2√14 का 14 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 7 चौक 28, यानी कि 2√7 लिख सकते हैं। क्लियर है? प्लस 2 इंटू, इसको हम 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर, और रूट अंडर यहाँ पर क्या जाएगा, 16 7 112 होता है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, 7 - 3√7। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक चीज देखो, √7 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, √7 अगर हम कॉमन ले लें ऊपर वाले में, तो आप देखो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2, और √2, ये बचेगा ना। नीचे में अगर हम बात करें, √7 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, यही बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, आप 2x स्पीड पे देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। 4 + 2√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 5 2 7, यही आएगा ना। तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, 4 + 2√2 अपन डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 81 x² + 64 y² को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? हमारे पास एक फॉर्मूला है, a + b के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a² + b², ये तो आप जानते हैं 2ab। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 81 x² + 64 y² ये है हमारे पास। तो अगर हम इसे चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 8 y का स्क्वायर। तो डेट मीन्स कि ये a हो गया और ये b हो गया। क्लियर है? तो यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो 2ab की वैल्यू अगर निकालनी है, अगर ये a है और ये b है, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2ab हमारे पास आ जाएगा ना, 2 × a 9x b 8y। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 9 × 72 दूना, यानी कि 144 xy, यही आएगा ना। तो इसे अगर आप पुट करोगे, सिंपल, इसे हम पुट करेंगे तो हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यही जोड़ा जाना चाहिए ना। समझ रहे हो, 144 xy जोड़ा जाना चाहिए, तभी जब हम जोड़ देते तो ये क्या बनता, यानी कि ये बन जाता आपका पूरा 9x² + 8y, यानी कि ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाता, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो जाता। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं कहा गया, रूट अंडर, अच्छा क्यूब यहाँ पर दिया गया 1000, तो 10, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ये देखो पहले वाले तो 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 × 8 = 64, 8 आ जाएगा। नीचे वाले अगर हम देखोगे तो नीचे वाले में 9 आ जाएगा, और यहाँ पर -9 आ जाएगा। तो देखो हमें पता है कि किसी भी संख्या का नीचे अगर 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चैप्टर पे आते हैं, वो है हमारा एवरेज। तो एवरेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया है यहाँ पर कि एक सहायक परियोजना के आधार पर अ, अंग्रेजी कंपनी में पुरुष जो हैं, वो हमारे हैं 217, और 217 महिला कर्मचारी हैं। अच्छा, 217 पुरुष हैं, 217 महिला भी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादक 77 कॉल पर दिन है। यदि पुरुष कर्मचारी के प्रतिदिन 77 कॉल प्राप्त होती है तो महिला कर्मचारी के प्रतिदिन प्राप्त कॉलों की संख्या कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए। थोड़ा सा तो ये लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया ना, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 217, महिला की भी सेम है। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादक कहा गया है ना कि 77, आपके 77 कॉल प्रतिदिन है, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की जा रही है कि यदि एक पुरुष कर्मचारी को प्रतिदिन 77 कॉल प्राप्त होती है तो महिला कर्मचारी को प्रतिदिन प्राप्त कॉलों की संख्या कितनी होगी। तो महिला को कितनी कॉल प्राप्त होगी बताइए। तो अगर इसे आप देखो, इसका आंसर हमें पता है क्या होगा, 77 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो, बट इसे हम अगर
सॉल्व करें तो क्या होगा, 217 और 217 टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कर्मचारियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल कर्मचारियों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 434। 434 हो जाएगी। अगर यहाँ पे टोटल कॉल, यहाँ पे प्रतिदिन टोटल कॉल निकालना पड़े, ठीक है, पर डे टोटल कॉल, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 77 कॉल चाहिए और 434 है, तो हमें रिक्वायर्ड तो यही चाहिए ना, यानी कि 33,418। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि पहले पुरुष कर्मचारी से प्रतिदिन 77 कॉल के योगदान दे रहे हैं, यानी कि पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 217। तो 217 गुने आप 77 कर दो, ठीक है, तो ये करोगे तो हमारे पास 16,709 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राप्त हो रहे हैं, फिर ये हैं, तो इसमें से ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं था आपका ठीक है, इसमें से हमें 16,709 माइनस कर देना है, जो बचेगा इतना ही बचेगा, तो इतना में से हम 217 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, पांच पुरुषों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से 150 केजी भार वाले एक व्यक्ति का स्थान दूसरे व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, इस नए व्यक्ति को फिर से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए कर दिया जाता है जिसका भार उसके द्वारा प्रतिस्थापित व्यक्ति से 30 केजी कम है। इस संपूर्ण परिवर्तन के कारण औसत में कुल कितना परिवर्तन हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ, बताइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप देखो कि 150 किलोग्राम के व्यक्ति को क्या किया जा रहा है ना, प्रतिस्थापित करने पर औसत में कमी पूछा जा रहा है, तो कुल कमी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष है और 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर 15 किलोग्राम हो जाएगा कमी। क्लियर है, यानी कि 3 गुने कुल कमी अगर पूछोगे, कुल कमी, तो यहाँ पर कुल कमी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 गुने 5, दैट मीन्स की 15 केजी। ठीक है, अब नया आदमी का वजन कितना है, 150 है, तो 150 में से हम 15 घटा देंगे। ठीक है, नए आदमी का वजन वही हो जाएगा ना, 150 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 135 केजी आ जाएगा। ये हमारे न्यू जो आदमी आए हैं ना उनका वजन हो जाएगा। अब नए आदमी के जगह पे ना 30 केजी वाले से उसको बदला जाता है, तो इसमें से फिर हम 30 केजी माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 105 केजी बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब 105 केजी बचा, कुल परिवर्तन कितना हुआ, तो पहले 150 था अब 105 है, तो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ गया, 45 किलोग्राम। अब 45 किलोग्राम का परिवर्तन हुआ, हमसे पूछा क्या है कि औसत परिवर्तन क्या है, तो टोटल पुरुष कितने हैं, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो यानी कि 9 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कहा गया है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम। ठीक है, 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता यदि वे सभी एक अनुमान में सही, और गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गीता की राय बताई जा रही है। ठीक है, कि गीता की राय कह रहे हैं कि 55 किलोग्राम से अधिक है और 60 किलोग्राम 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ की राय है कि 55 किलोग्राम से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है। गीता की भाई की राय है कि नहीं, ये बराबर और इक्वल हो सकती है 58 किलोग्राम से। ठीक है, तो औसत निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सभी मानों का योग डिवाइडेड बाई मानों की संख्या। तो बस कुछ भी नहीं करो, जो भी आपकी मान दी गई है ना, यानी कि कितना कितना दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पे देखो 55 अगर देखोगे तो 55 से ज्यादा, यानी कि 55 से ज्यादा 56 प्लस 57 प्लस 58। ठीक है, बस इतना ही। क्लियर है, क्योंकि भाई का भी अगर लेते हो तो इतना ही आएगा ना। इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 8 5 13 6, नहीं 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 नहीं, 7 है ना, ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, 8 7 15 6 21 एक 17, 171, इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि संख्या 3 ही है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 57 केजी। अब देखो मैंने ऐसे क्यों किया, सो समझो। हमने क्या कहा कि सबकी राय में क्या थी ना, कि एक भाई की राय भी थी जो कह रहा था ना कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता,
या तो उससे कम होगा या 58 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और गीता की राय थी कि 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 62 से कम है। और उसकी माँ की राय थी कि 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 से कम है। तो ओवरऑल अगर देखो तो हमें 58 तक ही सीमित रखना था। तो 55 से ज्यादा कौन हो जाएगा? 56, 57, 58। तो इन तीनों का योग 171 हो गया और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मानों की संख्या यानी कि 3। तो 3 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 57 हमें पता चल गया कि जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। तो यही पूछा था ना कि गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है, तो यही है। छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वाला दूसरा छात्र समूह शामिल हो जाता है। यदि नया औसत वजन 41.6 हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसको। सिंपल, बहुत ही बेसिक है। आप इसको कुछ भी नहीं देखो, यहाँ पे देखो नया वाला क्या है, 41.6। ठीक है, पुराना वाला कितना था, 42। सिर्फ एवरेज एवरेज देखो तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा, 0.4 का। ठीक है, 0.4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 48 से क्या हो गया ना, क्या हो गया, 44। तो यानी कि 4 kg का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा है कि इस तो समूह में कितने छात्र हैं। तो समूह में कितने छात्र हैं, मतलब अगर आप यूनिट नहीं निकालो यहाँ से, अगर एक्स मान लो, तो यहाँ से एक्स स्टूडेंट है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाओं में 75 औसत की आवश्यकता होती है। 3 परीक्षाओं में उसने 74, 70 और 66 अंक तक। ये कुछ भी नहीं है देखो, 4 परीक्षा है ना प्रतियोगिता में, 4 परीक्षा है। ठीक है, तो 75 × 4, 600 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, 600 नहीं ना, 300 हो जाएगा, मैं 600 कह रहा हूँ। 300 हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, 74, 70 और 66। तो ये 70 और 6, 80, 140 और 7, 140 और 7, 210, यही होगा ना, 210 होगा। तो 210 हो गया तो चाहिए हमें कितना, 90, 90 चाहिए और उसे एक ही है। तो यही होगा ना, 90 ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए ये सेशन ला रहा हूँ, पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, तो कृपया आप सेशन को जरूर वॉच कीजिएगा और शेयर भी किया कीजिएगा। ठीक है।